नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो स्टेटमेंट है ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, इसको रिजेक्ट किया है और इस स्टेटमेंट की आलोचना भी करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, इंडिया हिट्स आउट एट यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी फॉर कमेंट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये मैं क्लियर कर दूं कि जो ये स्टेटमेंट आई है यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी से, ऐसा नहीं है कि बॉडी का मतलब कई कंट्रीज हैं। एक इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट इंडिया, एक ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है यूएन में, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है अबाउट कश्मीर। उसको इंडिया ने कहा है कि बहुत ही इल इन्फॉर्म स्टेटमेंट है ये, और जो ग्राउंड रियलिटी है जम्मू कश्मीर की, वो बिना समझे इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट कर दी है। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? इनका जो ऑफिस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले बेसिक जान लो कि यूएन में ह्यूमन राइट्स का इशू ये लोग कैसे उठाते हैं और इसका क्या मैकेनिज्म है। देखिए, यूएन में ह्यूमन राइट्स को लेकर एक तो आपको मिलेगा काउंसिल, जहां पे प्रॉपर कंट्रीज एज मेंबर्स काम करती हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, जहां पे आपको मिलेंगे टोटल 47 मेंबर स्टेट्स। ये मेंबर स्टेट्स यूएन की जो जनरल असेंबली है, जहां पे 193 मेंबर्स हैं, वहीं से चुन के आते हैं ऑन अ रोटेशन बेसिस। और अभी के लिए आप अगर देखो तो इस काउंसिल में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडिया, वेरियस कंट्रीज आपको मिलेंगी। तो ये तो अलग हो गया। इसके अलावा एक ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर भी होता है। ये अपने आप काफी इशू रेज कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, अगर इनको लगता है कि इशू रेज करने लायक है। और आज के समय आप अगर देखो तो यूएन की ह्यूमन राइट्स की हाई कमिश्नर है मिशेल बैचलेट। ये साउथ अमेरिकन कंट्री चिली से है और उस कंट्री में ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है ये इनकी तरफ से आई है, ठीक है। यहाँ पर 47 कंट्रीज की कोई भी बैकिंग नहीं है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई आपको आर्टिकल दिखेंगे प्राइमरली फ्रॉम अल जजीरा, वहाँ पे ऐसे टाइटल लिखा होता है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कश्मीर राइट्स डिफेंडर खुर्रम परवेज को रिलीज किया जाए। ये आप टाइटल पढ़ के किसी को भी लगेगा कि जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है वहां पर वोटिंग हुई है और 193 कंट्रीज ने कहा कि उनको रिलीज करो, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। तो जो यूएन की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, इन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया एक तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट का, यूएपीए का। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि रिसेंटली खुर्रम परवेज को अरेस्ट कर लिया गया है बाय यूजिंग यूएपीए, इनके हिसाब से ये गलत है। उसके अलावा इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि रिसेंटली किलिंग्स हुई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में। ना खुर्रम परवेज का केस क्या है वो हम जानते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज हैं और इंडिया का जो रिप्लाई है वो हम डिस्कस करेंगे। ना पहली बात तो खुर्रम परवेज को अगर हम देखें तो ये खुद को कहते हैं कि ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कश्मीर रीजन में। ट्विटर पे आप देखोगे तो इनकी काफ़ी ट्वीट्स हैं अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस के बारे में काफ़ी बार ये लिखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उनको। और रिसेंटली इन पे आरोप लगा है यूएपीए के अंडर कि ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है और कॉन्स्पिरेसी में भी ये इन्वॉल्व है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, इसने रेड करी है इनके घर में और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। ना ये पहली बार अरेस्ट नहीं हुए हैं, इससे पहले 2016 में भी अरेस्ट हो चुके हैं, काफी बार ये अरेस्ट हो चुके हैं। तो यूएन ह्यूमन राइट्स का स्पेसिफिकली कह रहा है कि खुर्रम परवेज को यहाँ पर छोड़ दो। अब इसके रिएक्शन में इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एट द यूएन, इनको एक्चुअली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि ग्राउंड लेवल पर जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जो आतंकवादी संगठन है ये आम इंसानों को हर्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस यहाँ पे बनी रहे, उनको रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पूरी स्टेटमेंट है बाय द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल बेसलेस है। और इससे ये भी पता लगता है कि कश्मीर के इशू को लेकर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये कितनी ज्यादा कम है। अब एक बात इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऐड करी है कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर काफी बार ये कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे गया, इनको बोलने की आजादी होनी चाहिए। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ये नहीं समझ पा रही कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पर, लोगों की जिंदगी पर, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट फंडामेंटल राइट होता है द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, उस पर क्या इंपैक्ट होता है। और उसके अलावा पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे, पूरी जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे बाय द ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, वहां पर ये लगातार ये भी कह दिया कि आर्म्ड ग्रुप्स ने रिसेंटली अटैक किया, जो आर्म्ड ग्रुप है कश्मीर में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब पहली बात तो सीधा सीधा उनको आतंकवादी बोलो ना, आर्म्ड ग्रुप क्या होता है ये मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे रेफरिंग टू प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस as armed groups demonstrate the clear bias on the part of Office of Human Rights Commissioner।
और ये बात बिल्कुल ठीक है। आतंकवादी संगठनों को आप अगर घुमा फिरा के कहोगे कि ये आर्म ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, तो सीधा सीधा पता लग जाता है कि आपकी एक यहाँ पर बायस है। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया है टू द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आप अगर देखो तो इंडिया के सामने जो चैलेंजेस हैं फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब रिसेंटली रिपोर्ट्स यहाँ आई हैं कि 200 आतंकवादी, करीब 12 से लेकर 10 जो आतंकवादी हैं यहाँ पर, ये अफगानिस्तान से हैं, बाकी कई पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग बिलोंग करते हैं अल बद्र को। अल बद्र क्या है? अल बद्र एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है आज के समय कश्मीर रीजन में। इसको आईएसआई ने बनाया था 1998 में, और अब काफी लंबे समय बाद देखा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान में जो कई जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ मिलकर इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पर वैसे अल बद्र हिजबुल मुजाहिदीन के अंडर हुआ करता था, मगर आज के समय क्या है कि पाकिस्तान ने अल बद्र को अलाइन करा दिया है विद द अफगानी टेररिस्ट ग्रुप्स, और इसलिए इंडिया और यूएस दोनों ने अल बद्र को डिक्लेयर कर रखा है एक आतंकवादी संगठन। तो इन द फ्यूचर अल बद्र से काफी चैलेंजेस आएंगे। ये लोग काफी बार ग्रेनेड से अटैक करते हैं, और अब तो खैर इनके पास यूएस वेपन्स भी आ चुके हैं। यूएस आपको पता होगा $80 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ के जो वेपन्स है ये पीछे छोड़ चुका है इन अफगानिस्तान। इनमें से जो कई वेपन्स है तालिबान के हाथ में आए हैं, कई वेपन्स बताया जाता है कि कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके हाथ में भी लग गए थे। तो आज के समय कई इनके पास जो ग्रेनेड्स हैं, जो राइफल्स हैं, ये यूएस मेड भी हैं। तो चैलेंज इंडिया के सामने बहुत ही बड़ा है, और इन दी एंड यहाँ पर इशू यही आता है कि आप क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकोगे, जो लोगों का बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उस पर फोकस करोगे, या फिर आप फ्रीडम के नाम पर सबको बिल्कुल ऑपरेट करने का मौका दे दोगे, और ऑल टुगेदर उससे लोगों की जो लाइफ है वो भी डेंजर में आ सकती है। और उसके अलावा आप अगर देखें तो जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है यूएन की, उन्होंने यहाँ पर यह भी नहीं बोला कि किस तरीके से जो आईसिस कश्मीर है आज के समय लगातार इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में, इनको धमकी भरे ईमेल सेंड कर रहा है, और ओवरऑल जो कश्मीर के बाहर के जो लोग कश्मीर में काम करने के लिए जाते हैं उन पर किस तरीके से अटैक हुआ रिसेंटली। तो देखिए बिल्कुल जो ये रिपोर्ट है बायस थी, और इंडिया ने, मैं कहूंगा, पहली बार एक बहुत ज्यादा प्रॉपर आंसर दिया है टू द ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो ऑफिस है ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये कहां पर लोकेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा जो करंट हाई कमिश्नर है यहाँ पर वो है मिशेल बैचलेट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज unacademy.com पे जाकर आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू विल हैव टू पे 15,000 रुपीज मोर। और जो भी रिसेंट सेल चल रही थी इसको एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी भी आप देखेंगे प्राइसेस यहाँ पे कम है, और अगर आप यहाँ पे कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर वैलिडिटी। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है टू अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप 24 महीने या जो 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।